हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या है एंड उसका 4 मेजर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या है उसके बारे जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का डेफिनेशन। The definition है an infection acquired in a hospital by a patient who was admitted for a reason other than that a infection। जब एक पेशेंट कुछ डिजीज को लेकर एडमिटेड होता है पर हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद उसको दूसरा इन्फेक्शन या दूसरा डिजीज होने लगता है तो उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। देन नेक्स्ट होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कब बोला जाता है, मतलब कैसे होता है, किस टाइप को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। इन्फेक्शन आर कंसिडर्ड नोज़ोकोमियल इफ़ दे फर्स्ट अपीयर 48 आवर्स। अगर फर्स्ट 48 आवर्स में कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। 48 आवर्स में बोला जाता है और मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन और विद इन 7 डेज ऑफ डिस्चार्ज होने के 7 डेज बाद अगर कुछ इन्फेक्शन होता है या फिर रिमूवल ऑफ कैथेटर रिमूव करने के बाद और एंडोट्रैकियल ट्यूब रिमूव करने के बाद कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो उसको नोज़ोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। देन नेक्स्ट होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, अगर एक पेशेंट का कुछ गल ब्लैडर सर्जरी हुआ है एंड उस सर्जिकल साइट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद 30 डेज के बाद उस साइट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी नोज़ोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाएगा, क्योंकि 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद ही उस साइट में इन्फेक्शन हो गया है। अगर इफ़ इम्प्लांट्स इन प्लेस, अगर कुछ बॉडी में कुछ इम्प्लांट लगाया हुआ है एंड विद इन 1 ईयर के बाद उस जगह पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाएगा। देन लेट्स गो टू द मेजर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टाइप्स। इसका मेन 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज कॉटी। ये होने का चांसेस है 33%। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉलो करना है प्रॉपर हैंड हाइजीन बिफोर कैथेटर इंसेशन। कैथेटर इंसेशन करने से पहले हम लोग को हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। देन सेकेंड इज ड्रैपिंग, जहाँ पे हम लोग कैथेटर इंसेशन कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से ड्रैपिंग करना है। देन थर्ड इज नो टच टेक्निक ऑफ इंसेशन, जब भी हम लोग कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो इधर उधर नहीं छूना है एंड पूरा आसेप्टिक टेक्निक के हिसाब से इंसर्शन करना है। एंड फोर्थ इज प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ कैथेटर, कैथेटर लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से फिक्स करके रखना है। देन फिफ्थ इज असेसमेंट ऑफ कंटिन्यू नीड ऑफ यूरिनरी कैथेटर, कैथेटर लगाने के बाद उसको देखना है कि उसमें यूरिन आ रहा है कि नहीं एंड वो सही जगह पे है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करना है। देन सेकेंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है सेकेंड टाइप में आता है वो है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और क्लाप्सी, जो होने का चांसेस है 13%। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना है प्रॉपर हैंड हाइजीन बिफोर सेंट्रल लाइन इंसेशन करने से पहले बहुत अच्छे से हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है। देन सेकेंड इज ड्रैपिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देन थर्ड होता है साइट ऑफ इंसेशन, जहाँ पर भी हम लोग इंसेशन कर रहे हैं उसको हम लोग को चूज करना है, सबक्लेवियन में देना है कि जुगुलर में या फिर फ्यूमरल में। ये साइट इंसेशन करने से पहले हम लोग को चूज करके रखना है। देन फोर्थ इज असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन जहाँ पर भी लगा रहे हैं वो जगह को अच्छे से असेस करना है। देन लगाने के बाद हम लोग को असेसमेंट रखना है कि वहाँ पर कुछ रेडनेस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है या फिर कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, वो सब चीज़ को ऑब्जर्व रखना है। देन सिक्स्थ आता है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, सेंट्रल लगाने के बाद हम लोग को टेगाडर्म ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग करना है ताकि कुछ भी रेडनेस स्वेलिंग टेंडरनेस होता है तो वो विजिबल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग नीड नॉट टू बी चेंज, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग कर रहे हैं तो एवरीडे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी 7 डेज के बाद और एवरी वीक के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेवेंथ जो होता है वो है स्क्रब द हब विथ अल्कोहल सैनिटाइजर, जब भी हम लोग सेंट्रल में कुछ इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो उसका हब को अच्छे से क्लीन करना है एंड देने के बाद भी उसको अच्छे से क्लीन करके रखना है।
और जब भी हम लोग अगर गॉज ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसको एवरीडे चेंज करना है। इसको एवरीडे क्यों चेंज करना है? बिकॉज जब भी हम लोग गॉज ड्रेसिंग करते हैं तो वो विजिबल नहीं हो पाता है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग में जैसे वो विजिबल होता है, लेकिन गॉज में वो विजिबल नहीं होता है। कुछ भी रेडनेस या फिर स्वेलिंग होता है तो वो विजिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। इसलिए गॉज ड्रेसिंग को एवरीडे चेंज करना है। और चेंज करने के बाद उसमें डेट एंड टाइम इंसेशन वो सब मेंशन करके रखना है। और अगर कभी भी हम लोग ब्लड या फिर टिफिन या भी हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो वो आईवी सेट को तुरंत ख़त्म होने के बाद उसको डिस्कार्ड करना है। देन थर्ड हम लोग का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आता है, वो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, दैट इज़ भेब, जो होने का चांसेस 15% रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को फॉलो करना है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हेड ऑफ बेड 30 डिग्री और मोर देन 30 डिग्री एट ऑल टाइम बेड को 30 डिग्री रखना है, उसे ज़्यादा कम नहीं रखना है। सेकेंड इज सेडेशन इंटरप्टेड रखना है, ताकि पेशेंट दे में अलाउ द पेशेंट टाइम टू रीओरिएंट हो सके। पेशेंट सेडेशन इंटरप्टेड रखने से पेशेंट को ओरिएंट हो पा रहे कि नहीं वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन थर्ड इज पीयूडी प्रोफाइलैक्सिस। पेशेंट जब बेड में पड़े पड़े उसको अगर हम लोग कुछ पीयूडी के लिए कुछ, पीयूडी मतलब है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगर ज़्यादा पेट में गैस हो जाने से पेप्टिक अल्सर डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को एंटासिड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंटासिड मतलब फॉर एग्जांपल इंजेक्शन पांडोप्राजोल, इंजेक्शन रांटाक, ये सब गैस को प्रिवेंट करता है ताकि पीयूडी ना हो। देन फोर्थ इज ओरल केयर। सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ओरल केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 2 आवरली ओरल केयर देना चाहिए। देन प्रॉपर मेथड ऑफ सक्सन प्रॉपर मेथड से करना चाहिए। उसका प्रेशर, उसका कितना इंसर्ट करना है, वो सब अच्छे से ध्यान रख के सक्सन करना है, ताकि टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। देन सेवेंथ इज हैंड हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखना है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। देन फोर्थ जो आता है वो होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन दैट इज SSI, जिसको होने का चांस 31% रहता है। तो इसको प्रिवेंट करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहला है वो है लिमिटिंग प्री ऑपरेटिव टाइम इन हॉस्पिटल। जब भी हॉस्पिटल में OT में कुछ भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसका लिमिटिंग टाइम होना चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं होना है कि ज़्यादा शॉर्ट टर्म में भी नहीं होना है, उसका लिमिटिंग जितना होना चाहिए उतना में ही रहना है। देन सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स विदिन 0 to 30 मिनट्स बिफोर इंसिजन देने से पहले 30 मिनट्स में जो भी एंटीबायोटिक्स पेशेंट को ज़रूरत है वो सब दे देना चाहिए, ताकि कुछ इन्फेक्शन ना हो। देन थर्ड जो होता है वो है प्री ऑपरेटिव सर एंड स्किन प्रिपरेशन। जो भी पार्ट को हम लोग इंसिजन देने वाले हैं उस पार्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना है विथ बेटाडीन ड्रॉप के साथ। देन फोर्थ होता है वो है प्रॉपर एसेप्सिस इन OT में जो भी हम लोग इंसिजन करते हैं वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है। कुछ भी इंसिजन करेंगे और एसेप्सिस टेक्निक यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो एसेप्सिस टेक्निक का यूज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिफ्थ इज प्री ऑपरेटिव हैंड हाइजीन। ऑपरेशन से पहले अपने हैंड हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, मतलब कंट्रोल में रहे। देन सिक्स इज इन्फेक्टेड केसेस लेटर इन OT। जो भी इन्फेक्टेड केसेस है उसको सबसे लास्ट में रखा जाना चाहिए, ताकि बाकी जो सर्जरी हो रहा है उसमें कुछ इफेक्ट ना पड़े, उसमें कुछ इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का डर ना रहे। तो ये थी कुछ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी बोला जाता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में जानकारी। अगर आप लोग को इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।